Hello friends, today we are discussing again business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने कुछ वीडियोस। इससे जस्ट लेटेस्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज स्टार्ट फ्रॉम जुलाई 1991। एक्चुअली मैं आपको इस बारे में काफ़ी डिस्कशन पहले भी टॉपिक्स में लगातार ले रहा हूँ कि 1991 से पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बेस थी पब्लिक सेक्टर पर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो ये था कि मैक्सिमम मनी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे। पब्लिक जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था, भाई पब्लिक पे पैसा तो था नहीं, इलिटरेट पॉपुलेशन थी, तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत थी, लेकिन ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू सिस्टम गवर्नमेंट हैव टू मेक इस पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज मेंटेन की गई वो बनाई गई पब्लिक सेक्टर पर। यानी कि जब 1947 में कंट्री लिबर्टी हुआ, मतलब आज़ादी मिली कंट्री को, तो उसके बाद जो एक सिस्टम पहली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया वो कंटिन्यू चलता रहा। जैसे 1950 के बाद हमने 5 ईयर प्लान अपने स्टार्ट किए, लेकिन जो कंसेप्ट था वो यही था कि कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलप हो, इंडस्ट्री डेवलप हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो, उन्हें प्रोटेक्शन मिले। सबसे बड़ी बात थी कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिले और लार्ज इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो। लेकिन आप समझते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर अगर पूरी तरह इन्वॉल्व है तो उसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टाइम तक वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं आ पाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक तो कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा जो एफिशिएंसी होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जो एफिशिएंसी है हमारी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उतना ज़्यादा वर्किंग नहीं हो पाती गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो आईएएस ऑफिसर्स द्वारा होता है। तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आप समझिए कि आईएएस ऑफिसर्स का जो सिस्टम है वो किस तरीके से है, दे आर नॉट प्रोफेशनल फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जैसे अकाउंट्स, इंजीनियरिंग, देयर कम्स फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज से कोई पर्सन आ रहा है, नो डाउट कि वो इंटेलिजेंट है, वो उन सब टेस्ट कंप्लीट करके आए हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल, मतलब बहुत अच्छे परफेक्ट पर्सन है, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल इन द मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट में प्रोफेशनल नहीं है, इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल नहीं है, तो जो उसका इफेक्ट है वो हमारी टोटल इंडस्ट्री पे पड़ जाता था। अब उसका इफेक्ट ये हुआ कि कंट्री में इतनी वर्किंग करने के बाद भी जब हमने देखा कि 1991 में वन तक भी जो स्थिति थी बहुत पुअर थी, ठीक है, तो उस समय में पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे जो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे सरदार जी, जो पीएम रहे हमारे 5-10 साल तक, मनमोहन सिंह जी। तो उस समय में कंट्री की पोजीशन थी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई थी, बहुत कंडीशन खराब थी। हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें अमाउंट नहीं थी, 7 डेज की अमाउंट थी, यानी कि हम पे लगातार प्रेशर थे, लोन का पेमेंट करना था। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने हमें लोन देने से मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, यानी पूरी सभी कंट्रीज ने हमें लोन देने से मना कर दिया। हमारे तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अब वर्ल्ड बैंक ने हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इफ यू कंटिन्यू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, देन वी कैन जस्ट प्रोवाइड द डिफरेंट लोन्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने फिर उस सिस्टम के बाद अपने कंट्री में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एक नया सिस्टम 1991 से स्टार्ट किया, और एक तरह से वो कहते हैं ना गेम चेंजिंग रहा वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सेंस में 1991 में हमारे पास आई, और उसका सीधा इफेक्ट हमारी कंट्री में इफेक्टेड पड़ा। तो हम थोड़ा डिस्कस करके लेते हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर डिस्कस करने लगे हैं तो 2-3 आवर्स में ही बहुत कम पड़ जाएंगे। तो इसमें हम बताते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जो मेन चीजें आई वो आया हमारे पास LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो हमारे पास है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। तो हमें जो बेसिक टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक इसी तरह पे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, केस स्टडी भी। अब आपको कोई केस स्टडी दी है और उसमें आपको समझना है कि ये लिबरलाइजेशन पर है, प्राइवेटाइजेशन पर है, ग्लोबलाइजेशन पर, तो यानी कि हमें थोड़ा अलग करना होगा। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं वर्ड से क्लियर होगा हमारे पास, लाइक लिबरलाइजेशन, लिबर्टी समझते ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये जो हमें, तो ये लिबर्टी यानी आजादी, फ्रीडम। तो फ्रीडम यानी कि टॉपिक क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, फ्रीडम। तो किस चीज की फ्रीडम? कंट्री तो 1947 में फ्री हो गई थी, फॉर व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रीडम? तो ये फ्रीडम था, फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंस, फ्रीडम फ्रॉम
लाइसेंस। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को, जो हमारा जो बड़े सेक्टर थे सारे, मैंने कहा ना कि पब्लिक सेक्टर में लगा रखे थे, और जो प्राइवेट सेक्टर्स था उसको कुछ इंडस्ट्रीज ओपन करने के जो राइट्स थे उनमें लाइसेंस थे। अब लाइसेंस तो समझते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम लाइसेंस, उसमें तो ब्यूरोक्रेसी और रेक्टापिज्म, ये इतना इन्वॉल्वमेंट है कि लोग काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस, एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस, कुछ और वर्किंग करना है तो लाइसेंस, इंडस्ट्री ओपन करनी है तो लाइसेंस, दैट मीन्स कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर जो मेन चीज थी लिबरलाइजेशन में, आपको आजादी दी, लिबर्टी दी गई उन लाइसेंस से। टैरिफ थे, बड़े बड़े टैरिफ लगा रखे थे, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इंपोर्ट्स पर इतने टैरिफ यानी टैक्स होता है ना, टैक्सेशन सिस्टम इस तरह से मेंटेन किया हुआ था कि हम कंट्री के साथ, जो हमारी कंट्री थी उसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो वर्क नहीं कर पा रहा था, लिबर्टी नहीं थी, आजादी नहीं थी। ठीक है, तो देखिए जो टैरिफ वाला कंसेप्ट है तो ग्लोबलाइजेशन पर आ जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंट्री के साथ हमें इन्वॉल्व होना है। यहाँ तो केवल लिबर्टी आप कंट्री में देख लीजिए, लिबर्टी यानी कि आजादी, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंस, द बेसिक टॉपिक दैट द फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंस, लिबर्टी यानी कि जिस जगह पर आपके पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें विड्रॉ कर लिया, रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे, हम तीनों को क्लासिफाई करेंगे। सेकंड है जैसे हमारे पास प्राइवेटाइजेशन, तो ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि तरह लाइसेंस को कम कर दिया गया, तो यहां पर लाइसेंस को तो कम किया ही गया, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया गया, जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर था उसको कंट्रोल किया गया। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्री लगाना बंद कर दिया। इवन दैट कि जो पब्लिक सेक्टर था, यानी लाइसेंस तो हटा ही लिया, ध्यान देना कि अब केवल कुछ खास चीजों पर ही हमारा लाइसेंस है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो टॉपिक्स आप वर्क कर रहे हैं, तुम्हारा आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, और एक रेलवे, तो ये कुछ चीजें को छोड़कर बाकी फ्री कर दिया गया। यानी कि प्राइवेटाइजेशन में हमारे पास दो तीन चीजें, एक तो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया गया, दूसरा जो मेन था वो था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, यू नो व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट? जब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर में जो उसकी शेयरिंग लगी हुई है उसको सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। एंड गवर्नमेंट हैड द ह्यूज मनी फॉर सेलिंग सच शेयर। तो उन शेयर्स को बेचकर गवर्नमेंट के पास एक तो ह्यूज मनी आती है, दूसरा कंट्री में जो प्राइवेट सेक्टर है वो जहां पर गवर्नमेंट लॉस में थी वहां पर वो प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट में था। यानी कि एफिशिएंसी बढ़ गई, मैनेजमेंट इफेक्टिव आ गया, मार्केट ओरिएंटेशन आ गया, कस्टमराइज प्रोडक्ट हो गए, कंपटीशन आ गया, तो एक सब चीजें आती हैं। तो मेरा कहने का पर्पज है कि जो प्राइवेटाइजेशन में आने के बाद एक तो एफिशिएंसी बढ़ गई। देखिए मेन चीजें किस किस में क्या क्या लेंगे, हम थोड़ा सा तीनों को मिलाकर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं फिर तीनों को अलग अलग करके बताऊंगा कि मेन क्वालिटी किसकी किस में है। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब, यू नो व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब आपने देखा होगा, जो ज्योग्राफी होती है, उस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट होता है उसमें ग्लोब पूरा मैप देते हैं पूरे के पूरे अर्थ का, तो दैट्स द ग्लोबलाइज। यानी कि आप पूरी की पूरी अर्थ पर कहीं भी जा सकते हैं, यू आर फ्री, आपको फ्री कर दिया गया है फॉर योर बिजनेस। आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई टैरिफ नहीं है, मतलब टैरिफ्स पर कंट्रोल, टैरिफ तो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर कुछ लगाया है, ठीक है। तो जो प्रोटेक्शन था पब्लिक सेक्टर को वो विड्रॉ कर लिया है प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट नहीं पब्लिक सेक्टर को जो प्रोटेक्शन दे रखा था बजट के थ्रू, पेमेंट का बजट बराबर लगातार बना रहे थे, उन बजट को कंट्रोल कर लिया गया। अब बजट नहीं दे रहे हैं उनके लिए, बल्कि कंट्री के अंदर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसको हमने फ्री कर दिया। दे कैन डू द बिजनेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इनवाइट इन इंडिया, दे कैन डू देयर बिजनेस इन आवर इंडिया। दैट मीन्स कि टुडेज द आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स में हमने 100% एफडीआई, 100% यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने कुछ जगह 100% कर दिया। तो बेसिक टॉपिक को हमें समझना है कि भाई टॉपिक हमारे पास है क्या। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने जुलाई 1991 में बनाई थी, उसके लिए हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रमोशन बोर्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रमोशन बोर्ड
बनाया जो हमारे को इस सिस्टम को बताएगा कि भाई हमें किस किस चीज़ में कितने कितने फिनेंस की किस किस तरीके से कितनी कितनी लिबर्टी या बाकी चीज़ें हमें पूरे सिस्टम में कवर करनी है। तो यहाँ पर आप तीनों में देखिए बेसिक डिफरेंस को समझिए। लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम द लाइसेंस, प्राइवेटाइजेशन, दैट मीन्स कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको रिड्यूस किया गया, इस तरह से पॉलिसी मेंटेन की गई जिससे कि पब्लिक सेक्टर रिड्यूस हो, प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। थर्ड है ग्लोबलाइज, यानी कि हमने अपनी कंट्री की जो लिमिट्स थी, ठीक है ना, जो अपना जो सीमाएं जिसको कहते हैं बॉर्डर्स जो होते हैं वो फ्री कर दिए फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड की पूरी कंट्री, पूरी ठीक है ना, वर्ल्ड में से कोई भी बिजनेसमैन हमारी इंडिया में बिजनेस कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। हमारे इंडियंस दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। तो उसमें जो एक तो हमारे पास था कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसके डेवलप हुआ, वर्ल्ड बैंक, इन सब चीज़ों के एक सिस्टम में कंट्री को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, फॉरेन कैपिटल इंडिया में आई। तो किसके कारण आई? ग्लोबलाइजेशन के कारण। किसके कारण आई? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में कहीं ना कहीं एक सिस्टम लिबरलाइजेशन का भी है, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइज होते हैं तो कुछ लिबर्टी, फ्रीडम भी होता है। अगर आप उन्हें फ्रीडम्स को नहीं देंगे, ठीक है, आपने कह दिया कि आप कर सकते हैं बिजनेस, लेकिन वो लाइसेंस के फ्रीडम, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी, मैंने आपका ना ब्यूरोक्रेट्स इतना गंदा सिस्टम है जिसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे कि आज भी हमारी इंडिया टॉप रैंक में नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करा लीजिए, जबकि गवर्नमेंट लगातार ऐसा सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं कि हम अपनी जो इंडिया है उसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्री कर दें पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस स्पीड से कंट्री में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो कुछ पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी अभी लिबरलाइज नहीं हुई हैं। तो यहां मैं जो तीनों में सेंस समझाना चाह रहा था, लिबर्टी फ्रॉम द लाइसेंस, लिबर्टी फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेट सेक्टर में लिया गया है। ग्लोबलाइज में जो बॉर्डर्स हैं उनको फ्री कर दिया गया है, फ्री ट्रेड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें डिफरेंट टैरिफ्स को खत्म कर दिया गया है, तुम्हारे लाइसेंस को खत्म कर दिया गया है, क्वांटिटेटिव सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू अब हमारे पास एक बहुत डेवलप चीजें कंट्री में आ गई। यानी कि अब दुनिया की बड़ी एमएनसीज, हम टॉपिक 11th में है हमारे पास एमएनसीज का, वहां पर तो मल्टीनेशनल्स कंपनीज हमारे पास आ गई इंडिया में। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स कंपनी, यानी पूरे वर्ल्ड में हमारी जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई, और दुनिया की जो मल्टीनेशनल्स कंपनी थी आज वो फ्री हमारे इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्निक्स, फॉरेन का जो सिस्टम था वो सारा का सारा इंडिया में इनफ्लो हुआ, ठीक है। हमारा भी सरप्लस पूरी दुनिया में आउटफ्लो हुआ। तो उसका इफेक्ट ये हो गया कि आज हमारे पास कंपटीशन, यानी कि जिस प्रोडक्ट में जब 1991 से पहले केवल पब्लिक सेक्टर लगा हुआ था, वो इतनी गुड, इतनी सर्विसेज दे ही नहीं पा रहा था हमारे जो पब्लिक को कि वो हम उसको सक्सेसफुल कह ही नहीं सकते थे। या हम कह सकते हैं कि भाई एक ही सेक्टर उसको लगा रहे, यानी पब्लिक सेक्टर लगा रहे, तो कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अब एक की जगह चॉइस बढ़ गई कस्टमर्स के पास, ठीक है ना, कस्टमर्स के पास चॉइस बढ़ गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि आपका जो एजुकेशन वर्ड है पूरी दुनिया से हो गया, आप पूरी दुनिया से अटैच्ड हो गए। समझ ना, आपको जहां जो क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, जो चीज अच्छी लग रही है, जो प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, जो पॉलिसीज अच्छी लग रही है, आप फॉलो कीजिए, बाकी वो आप हटा दीजिए। तो कहने का मतलब ये था कि इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया हमने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी कंट्री का जो इंजन जो कि धक्के से चल रहा था वो स्पीड से चलने लगा। अब स्पीड आ गई उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो स्पीड आने से जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई। आज हम ग्लोबल इकोनॉमी में कंपेयर कर सकते हैं। आज हम पूरी दुनिया की 7th इकोनॉमी, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो अभी 6th में कन्वर्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। तो इसका इफेक्ट कंट्री पर क्या पड़ा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू उसको और समझा देता हूं। मैंने समझाया था ना आपको, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग कंपटीशन, समझा ना, कंपटीशन बढ़ गया। किसमें कंपटीशन बढ़ गया भाई? पहले पब्लिक सेक्टर था, वो जो बेचता था वो आपको लेना था, जो सर्विस दे रहे थे वो आपको लेनी थी। आज तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कंपटीशन आ गया। इलेक्ट्रिसिटी में भी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, कौन सी कंपनी की नहीं लेनी है।
पहले वो एक ही सिस्टम था, उसी में आपको फॉलो करना है। आपको एक टेलीफोन है, वो भैया एक ही देगा, बीएसएनएल, और कोई देगा ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या था, सर्विसेज किसके पास थी, किसके पास टेलीफोन थे, किसके पास ये सर्विसेज थी। लेकिन जैसे ही हम उसको प्राइवेट सेक्टर में लेकर आए, डेवलपमेंट हो गया भाई, ग्लोबलाइज कर दिया, टेक्नोलॉजी आ गई। तो कहने का पर्पज यह है कि कंपटीशन मार्केट में डेवलप हो गया। पहले एक सेल करने वाले थे, अब अनलिमिटेड सेल करने वाले, पूरी दुनिया के साथ इन्वॉल्व है। भाई तुम महंगा दोगे तो ये सस्ता देंगे। देखो लॉट ऑफ कंपनीज, कंपिटिटिव वर्ड है, जो मैं बढ़िया देगा उससे हम लेंगे। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, अब आप समझ रहे ना कि कस्टमर्स की डिमांड भी बढ़ गई। पहले हम क्या करते थे, जब हमारे पास हमें लगता था अवेलेबल ही नहीं, इतना महंगा है, अब डिमांड बढ़ गई है, चॉइस बढ़ गई है, कस्टमर की चॉइस बढ़ गई है। पहले चॉइस ही नहीं थी, जो है उसको लेना है आपको। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे अच्छा कुछ आता ही नहीं है, तो आपको क्या पता इससे अच्छा आता है, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं है। लेकिन आज मैं कहूं इससे अच्छा नहीं आता, तो आप कहेंगे अरे नेट पर चेक करो, इससे अच्छा तो क्या, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कई अच्छी क्वालिटीज आती हैं। तो दैट मीन्स कि मोर डिमांडिंग कस्टमर, कस्टमर्स की नीड बढ़ गई, उनकी चॉइस बढ़ गई, मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के कारण प्राइसेस डाउन हो गए, तो पूरी जो कस्टमर्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप हो गया। तीसरा है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, ये हमने इससे पहले डायमेंशंस में भी आपको पढ़ाया था। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो आज दुनिया में एक स्पीड से आ रही है, एक स्पीड है उसके अंदर कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमने कोई चीज डेवलप की, अरे भाई कुछ मंथ में चेंज हो जाती है। आप बढ़िया से बढ़िया लेटेस्ट कंप्यूटर आज ले लीजिए, आप 6 महीने बाद देखेंगे तो आप कहेंगे अरे इसमें टेक्नोलॉजी का क्या चेंज आ गया, मोबाइल कितना तेज, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्सली जो आप बात कर रहे हैं तो तुरंत ही चेंजेस है उसमें। तो आप कोई आज लेंगे तो 6 मंथ के बाद आप कहेंगे अरे ये तो अच्छा एडवांस आ चुका है। तो मेरा कहने का पर्पस जो है कि ये नहीं कि मैं उसमें ही कह रहा हूँ, चेंजेस सब में है, ह्यूमन बिहेवियर तक में चेंजेस है। बाकी तो बात क्या है, कस्टमर का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें इतना चेंजेस है। तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो जो टेक्निकल जो एनवायरनमेंट है वो तेजी से बढ़ा है। क्यों बढ़ा, इसका कारण बताया ना मैंने आपको, क्योंकि हम ग्लोबलाइज हो गए, पूरी दुनिया के साथ अटैच हो गए। नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी कोने में आ रही है तो हमारे पास भी आ रही है, तो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। पहले अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी, आज चाइना के पास है, कल कोरिया ने उससे नया बना दिया। तो नई नई कंट्रीज में नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई। तो इससे क्या हो गया, मतलब इंडिया से ही मेरा मतलब नहीं है, जहां पर भी ये पॉलिसीज डेवलप होती हैं वहीं पर एक चेंजिंग इन्वायरमेंट आ जाता है। नेसेसिटी फॉर चेंज, अब इंडस्ट्री में भी चेंज करना पड़ता है। नेसेसिटी फॉर चेंज का यहाँ पर कहने का सेंस है कि पॉलिसीज को चेंज किया, ऑपरेशंस को चेंज किया इंडस्ट्रियलिस्ट ने, क्योंकि हम एलपीजी का बिजनेस और इंडस्ट्री पे इफेक्ट देख रहे हैं। तो नेसेसिटी फॉर चेंज की रिक्वायरमेंट आ गई सेक्टर को कि भाई उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसको अपनी ऑपरेशन स्टाइल, अपना जो वे ऑफ स्टाइल है ना वर्क करने का, वो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंजिंग सिस्टम में आ गई और हर बिजनेस में इसके कारण डेवलपमेंट आ रहा है। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। और आप समझें कि जब इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल की हो गई, ग्लोबलाइज हो गई, तो आप भी एक देखते हैं ना कि ओल्ड पैटर्न, ट्रेडिशनल ढर्रे पर नहीं रह सकते हैं। वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपके पास ह्यूज पॉपुलेशन है, तो दैट मीन्स ह्यूज ह्यूमन रिसोर्सेज यू हैव, लेकिन आपको उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि आपका पॉपुलेशन है तो यू हैव द ह्यूमन रिसोर्स, बट यू हैव द चांस, यू हैव मोर चांस देन अदर फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। आपके पास एक बहुत बड़ी कैपिटल है, बस आपको उसको डेवलप करना है ह्यूमन रिसोर्स को। तो नीड फॉर डेवलपिंग, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की हो गई कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया गया। उनकी टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे ना ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब इंक्रीज की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। क्योंकि जब तक इन चीज़ों को डेवलप नहीं करेंगे हमारे एलपीजी का भी कोई बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि अगर आप आज देखेंगे तो आज हमारी इंडिया जो थर्ड सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, यानी ह्यूमन रिसोर्स, उसी में आ गए हैं। अगर हमारे पास हम अपनी जीडीपी में पार्ट देखेंगे तो या तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर या सीधा टेरिटरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर है प्रोडक्शन, उसमें तो हम बहुत पीछे हैं। और चाइना से कंपेयर करें तो
बहुत ही पीछे हैं, जबकि सर्विस सेक्टर में हम उसको टक्कर देते हैं। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन। अब पहले क्या होता था? पहले होता था कि हम एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं और यू हैव टू परचेज, कस्टमर को लेना पड़ेगा। हम तो उसी को बनाते हैं, हम तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो कस्टमर खरीद रहा है, कस्टमर के पास चॉइस ही नहीं है। लेकिन आज क्या आप ऐसा गुड्स बना के बेचने लगेंगे जो कस्टमर नहीं लेगा? भाई उसको चॉइस चाहिए, उसको देखना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में नया क्या है। भाई अगर आप कहें जी मेरे इस प्रोडक्ट की जगह ये मेरा वाला ले लीजिए, क्यों ले लो भाई? व्हाट इज द न्यू? आप इसमें नया क्या है, मेरे लिए क्या फायदा है? क्या ये मार्केट से सस्ता है? इसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, तो सब जरूरी है ना। और अगर आप न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपके साथ और बड़ी समस्या है कि आपको मार्केट को समझना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा मार्केट को, सबसे पहले समझना होगा आपको क्या? मार्केट को। उसके बाद आप पहले क्या समझना होगा? मार्केट को, कि किस तरीके का प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड करता है, किस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को सेल करना पड़ेगा। यानी मार्केटिंग पॉलिसीज बदल चुकी हैं। एक है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट था गवर्नमेंट का, वो धीरे धीरे कम होने लगा और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बजट यानी ज़्यादा फाइनेंस देना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, और इन्हें महसूस कराया गया कि भाई यू हैव टू डेवलप योर ओन रिसोर्सेज। आपको खुद अपने रिसोर्सेज सर्च करने होंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे, जिससे कि आप सरवाइव करें। यानी गवर्नमेंट आपको बहुत सारे बजटरी सपोर्ट नहीं दे पाएगी, पैसे नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन पर लगी रहेगी तो गवर्नमेंट के फंड्स खत्म हो जाएंगे। भाई गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के पास फंड्स है तो भाई टैक्सेशन है। अब सारा टैक्सेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है वो अर्न नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? भाई टैक्स से जो पैसा ले रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री में बर्बाद कर दें? नहीं भैया, उस इंडस्ट्री को सेल करो। जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज हैं, अब हमारे पास जो जैसे हमने बात की कि प्राइवेटाइजेशन में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में आने का कंसेप्ट क्या था कि भाई जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसे सेल कर दो और प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए। इसके लिए हमने जो सिक इंडस्ट्रीज थी उसके लिए हमने एक बोर्ड बनाया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। ठीक है, कब बनाया? 1991 में, कि भाई जितनी भी सिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें, जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए, उन्हें बेच दिया जाए। सेल कर देंगे तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो बर्डन है, बजट पर बर्डन, वो कम हो जाएगा और हमारे पास एक ह्यूज मनी कलेक्ट होगी, जिसको हम फर्दर न्यू फंड्स में, न्यू रिसोर्सेज में, न्यू डेवलपमेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बजटरी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर में हमने दिया है, मतलब कंट्रोल किया, दिया नहीं है, पब्लिक सेक्टर से बजटरी को रिड्यूस किया है और उसको हमने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया है। तो मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट यानी ग्लोबलाइज करने के लिए टैरिफ्स को कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने, नए नए रूल्स रेगुलेशन, जैसे मतलब ना नेसेसिटी जो चेंजेस की थी वो बनाई, कि नई जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस, जैसे कि पहले चलता था हमारे यहाँ कंट्री में FERA, FERA, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, और उसके बाद दिया FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में जाकर हमने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि हम ग्लोबलाइज नहीं हो पा रहे थे। जो फॉरेन सेक्टर था, जो हमारे पास MNCs थी, वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसके जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे FERA के, वो हवाला के चक्कर में एक प्रॉब्लम में फंस जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, तो थोड़ा सा अवॉइड करता था। रिस्क से बचता है आदमी भाई, कि भाई किसी भी आप खुद देख लीजिए, आप अगर अपना बिजनेस किसी और कंट्री में करना चाहते हैं तो रिस्क नहीं है क्या? अरे पता नहीं दूसरी कंट्री के रूल्स अगर खतरनाक से हैं, कोई टिपिकल से हैं, जैसे आपको कभी आप देखते होंगे भी नॉर्थ कोरिया में का जो क्या कहते हैं सन की तानाशाह है, आप जाना चाहेंगे कि भाई नॉर्थ कोरिया में आप अपना बिजनेस लगा लें? आपको डर लगेगा, पता नहीं यार क्या रूल्स बनाया उन्होंने, क्या है सिस्टम, पता चलिए हमें फंस गए और हमें गोली मार दी, तो बचना चाहेंगे। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां नहीं जाएगा जहां सेफ्टी नहीं होगी। तो सेफ्टी लॉ के थ्रू, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, सेफ्टी कम्युनिकेशन के थ्रू, सेफ्टी प्रोटेक्शन के थ्रू, मतलब डिफरेंट तरीके से सेफ्टी दी जाती है
जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाता है। तो आप देखें कि आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसका क्या क्या बेनिफिट था। तो आप इसको पूरी तरह समझें, देखें और मुझे बताएं कि यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे डीएम करें। मेरी इंस्टा आईडी आपको पता ही होगी, Ajay/Garg/001। ओके, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको जरा आप एक बार कॉपी जरूर कर लीजिए।